students, in chapter 1 we have seen about the share application. Share application क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद हमने देखा शेयर अलॉटमेंट कि शेयर अलॉट कैसे किए जाते हैं, उसके बेसिस क्या है, और उसके बाद देखा हमने कॉल मनी और उसकी प्रोसीजर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक आता है शेयर फॉरफीचर और उसकी प्रोसीजर। तो शेयर फॉरफीचर होता क्या है? Amount forfeited on share on which call money is not received is known as share forfeiture। उसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपीज का एक शेयर था, उसकी एप्लीकेशन मनी थी 10 रुपीज, अलॉटमेंट मनी थी 20 रुपीज, then first call money थी 30 रुपीज, सेकेंड कॉल मनी 40 रुपीज, ये हो गए 100 रुपीज। तो एप्लीकेशन के टाइम 10 रुपीज मंगवाए गए शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट के टाइम 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल के टाइम 30 रुपीज, सेकेंड कॉल के टाइम 40 रुपीज। तो अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं कि जिन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दी है, अलॉटमेंट मनी पे कर दी है, उनके पास कंपनी के पास 30 रुपीज है शेयर होल्डर के, बट अब जब फर्स्ट कॉल मंगवाया गया है तो 30 रुपीज वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो उन्हें क्या, कंपनी क्या करती है, उन्हें एक नोटिस देती है कि आपको आपके पेमेंट बाकी है। तो एक रिमाइंडर देते हैं कंपनी शेयर होल्डर को कि आपका पेमेंट बाकी है, फिर भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी कि अब फिर से रिमाइंडर देती है कि आपने टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं किया है। तो अगर आपको ये, फिर कंपनी फिर से रिलैक्सेशन देती है, टाइम पीरियड कुछ देती है कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड में फिर से पेमेंट नहीं किया तो आपके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, मतलब आपके शेयर ले लिए जाएंगे, आपके शेयर के सर्टिफिकेट आपसे ले लिए जाएंगे। तो शेयर होल्डर ने ये रीड करा, उनके पास ये नोटिस गई, फिर भी शेयर होल्डर ने ये पेमेंट नहीं किया है। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी और उनके पास जो शेयर सर्टिफिकेट था वो रिटर्न ले लेगी। तो अब ये क्वेश्चन आया कि कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न ले लिया, पर कंपनी के पास शेयर होल्डर के 30 रुपीज थे, तो उसका क्या हुआ? तो ये 30 रुपीज एज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएंगे। कंपनी ये 30 रुपीज कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कंपनी ने उन लोगों के शेयर ले लिए हैं, तो ये अमाउंट भी अब कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। शेयर होल्डर ने 30 रुपीज पेमेंट किए थे, बट उन्होंने कॉल मनी पेमेंट नहीं की, तो उनके ये 30 रुपीज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएंगे और उनके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे। शेयर फॉरफिचर मतलब उनके शेयर रिटर्न ले लेना। क्यों रिटर्न लेते हैं? क्योंकि वो पेमेंट नहीं करते हैं, कॉल मनी की पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं की होगी, तो इसके लिए उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाता है। तो अब हम फिर से डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट फॉरफिट की गई है? 30 रुपीज ऑन शेयर ऑन विच, तो किस शेयर पे? उन शेयर होल्डर के ऊपर जहाँ पे उन्होंने पेमेंट नहीं की होगी। ऑन शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं की गई थी, इसलिए उनके ये 30 रुपीज फॉरफिट कर लिए गए और उनके शेयर फॉरफीचर कर लिए गए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफीचर। तो अब ये डेफिनेशन हमें समझ में आ सकती है। Then है share forfeiture is a disciplinary action taken by board of directors against non-payment of call money। तो ये एक्शन कैसा है? डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग टू शेयर फॉरफीचर, और किसके रिगार्डिंग ये डिसीजन लिया जाता है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ शेयर कॉल मनी। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर forfeiture of
शेयर, तो शेयर फोरफीचर के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा जो कंपनी का, वहां पे प्रोविजंस कंपलसरी दिए होने चाहिए और उस प्रोविजंस के रिगार्डिंग शेयर फोरफीचर कंपनी करेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि शेयर फोरफीचर है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे शेयर फोरफीचर की प्रोसीजर, कि शेयर फोरफीट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करने होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, तो जहां पे शेयर होल्डर ने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया गया होता, तो ऐसी पेमेंट जो बाकी है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी कॉल्स इन एरियर्स की लिस्ट प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है, तो कंपनी सेक्रेटरी। तो ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। तो और वो पेइंग स्लिप के बेसिस पे लिस्ट प्रिपेयर करता है। पेइंग स्लिप का कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा था कि शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट नहीं करता, वो पहले बैंक में पेमेंट करता है और बैंक एक मिडलमैन की तरह वर्क करती है और बैंक पेइंग स्लिप जो होगी वो कंपनी को रिटर्न करती है, कंपनी को भेजती है। तो उसके बेसिस पे जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा पेइंग स्लिप के बेसिस पे कि किसने पेमेंट की है और किसने पेमेंट नहीं की है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, जो कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग स्लिप। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग दिस लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो लिस्ट कंपनी सेक्रेटरी ने प्रिपेयर की थी, अब उस लिस्ट को कहाँ भेजा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फॉर द डिस्कशन। तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स की लिस्ट थी, उस मेंबर्स की लिस्ट थी जिन्होंने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया था। तो अब वो लिस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजा जाएगा कि इस सिचुएशन में आगे कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाए, कौन से एक्शन लिए जाए। तो यहाँ पे फर्दर डिस्कशन के लिए ये लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजी जाती है। पहले लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजी जाती है। उसके बाद आता है सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स। तो उन मेंबर्स जिन्होंने जिस शेयर होल्डर ने कॉल मनी की पेमेंट नहीं की होगी, उन्हें रिमाइंडर भेजा जाएगा, किसके लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी के लिए। जो टाइम लिमिट थी, उस टाइम लिमिट ने उन्होंने पेमेंट नहीं किया गया, उसके वजह से उन्हें एक रिमाइंडर भेजा गया है कि आपकी पेमेंट बाकी है। और उस रिमाइंडर में क्या होगा कि आपको पेमेंट करनी है विथ इंटरेस्ट, और उसमें भी टाइम पीरियड, टाइम लिमिट दी गई होगी। एक रिमाइंडर भेजा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट के बाद कंपनी सेक्रेटरी सारे शेयर होल्डर को रिमाइंडर भेजेगा, बट वो शेयर होल्डर कैसे होंगे, जिन्होंने कॉल मनी की पेमेंट नहीं की होगी। और उस रिमाइंडर में पेमेंट के लिए नोटिस दी गई होगी कि आपका पेमेंट जो भी कॉल मनी बाकी है, और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। और ये हुआ रिमाइंडर। उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद आता है फाइनल रिमाइंडर। ये रिमाइंडर भेजा गया था, फिर भी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं की, तो उसके बाद क्या आता है कि फाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को जिन्होंने पेमेंट नहीं की है। और वो फाइनल रिमाइंडर वार्निंग की तरह वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर में क्या होता है कि इफ वो शेयर होल्डर 14 डेज के अंदर, जब उसे नोटिस मिलती है, उसके 14 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो उसके शेयर फोरफिट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये फाइनल रिमाइंडर एज अ वार्निंग की तरह वर्क करता है और उन शेयर होल्डर को 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 14 डेज में उन्हें पेमेंट करना है विथ इंटरेस्ट। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके शेयर फोरफिट किए जाएंगे और उन्हें शेयर सरेंडर करने होंगे। और उसके बाद आता है रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फोरफीचर।
अगर शेयर होल्डर ने ये दोनों रिमाइंडर देने जाने के बावजूद इफ पेमेंट नहीं की होगी तो उसके बाद कंपनी क्या एक्शन लेगी, तो कंपनी शेयर फोरफीचर का एक्शन लेगी। उसके लिए कंपनी पहले रिजोल्यूशन पास करेगी और वो रिजोल्यूशन कहाँ पास होगा, शेयर फोरफीचर का रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दे रिगार्डिंग टू फोरफीचर ऑफ शेयर। ये दोनों रिमाइंडर देने जाने के बावजूद पेमेंट इफ ना आए तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग अरेंज होती है और उसमें एक रिजोल्यूशन पास होता है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रिजोल्यूशन पास करते हैं रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर। तो उसके बाद आता है सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फोरफीचर। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी उन शेयर होल्डर को नोटिस भेजता है थ्रू पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट के द्वारा नोटिस दी जाती है उन शेयर होल्डर को फॉर सरेंडर ऑफ देयर शेयर, सरेंडर करने की नोटिस दी जाती है शेयर होल्डर्स को। और उसके साथ साथ अटैचमेंट में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था शेयर फोरफीचर का वो अटैच यहाँ पे किया जाता है। तो हमारा स्टेप क्या था, सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फोरफीचर। तो वो नोटिस उन शेयर होल्डर को भेजी जाएगी जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, पोस्ट के थ्रू भेजी जाएगी रिगार्डिंग सरेंडर ऑफ देयर शेयर। उनको नोटिस दी जाती है उनके शेयर सरेंडर करने के लिए कंपनी को। और अटैचमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन रिगार्डिंग टू शेयर फोरफीचर अटैच किया जाता है। और उसके बाद आता है इश्यूइंग पब्लिक नोटिस। तो अब कंपनी सेक्रेटरी न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देता है। न्यूज़पेपर में नोटिस देता है रिगार्डिंग टू वो जो शेयर फोरफिट किए गए थे उन शेयर का सीरियल नंबर इंक्लूड किया जाता है उस नोटिस में। क्यों ऐसा किया जाता है, बिकॉज इस शेयर मतलब ये सीरियल नंबर वाले शेयर अब मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए यूज ना हो, इसलिए कंपनी एक नोटिस पब्लिक नोटिस देती है, मतलब न्यूज़पेपर में नोटिस देती है और वो सीरियल नंबर इंक्लूड करती है ताकि फ्यूचर में ये सीरियल नंबर वाले शेयर ट्रांजैक्शन में ना आए। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दी जाती है। देन मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये नोटिस देने के बाद, पब्लिक नोटिस देने के बाद फाइनल स्टेप आता है कि कंपनी में रजिस्टर होता है मेंबर्स का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो वो जो रजिस्टर होगा उसमें से उन शेयर होल्डर्स के नाम हटा दिए जाएंगे जिनके शेयर फोरफिट किए गए हैं, जिनके शेयर ले लिए गए हैं उन शेयर होल्डर्स के नाम अब उस रजिस्टर में से हटा दिए जाएंगे। क्यों, बिकॉज उनके शेयर कंपनी ने सरेंडर करवा दिए हैं। तो अब वो कंपनी की शेयर होल्डर नहीं रहे, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। इस वजह से उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से कैंसिल करवा दिया जाता है। तो ये सारी हमारी प्रोसीजर हुई शेयर फोरफीचर की। तो फिर से देखते हैं शेयर फोरफीचर क्या है। तो अमाउंट फोरफीचर ऑन शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फोरफीचर। और उसकी प्रोसीजर ये है जहाँ पे 8 स्टेप है। हमने पहले देखा कि एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कॉल से एरियर्स की, उसके बाद वो लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजी जाती है, उसके बाद शेयर होल्डर को एक रिमाइंडर भेजा जाता है ताकि वो पेमेंट कर सके। और फिर भी पेमेंट ना आए तो फाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है। और फिर भी इफ पेमेंट ना आए तो रिजोल्यूशन पास किया जाता है बोर्ड मीटिंग में रिगार्डिंग टू फोरफीचर ऑफ शेयर। उसके बाद जो शेयर होल्डर थे उन्हें नोटिस दी जाती है फॉर सरेंडर देयर शेयर्स। और उसके बाद इश्यूइंग पब्लिक नोटिस। तो पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाती है उन शेयर होल्डर्स की और उस सीरियल नंबर भी, उन शेयर का सीरियल नंबर भी वहाँ पे इंक्लूडेड होता है। और वहाँ उसके बाद आता है कि
कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से उन शेयर होल्डर का नाम हटाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव सीन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ शेयर फोरफीचर। हमने उसकी सारी प्रोसीजर देखी कि शेयर फोरफीट कैसे किए जाते। बट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फोरफीचर। ये शेयर फोरफीचर जब होता है उसकी जो प्रोसीजर होती है उसमें सेक्रेटरी की क्या, कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होगी वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि वेरीफाइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स। कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा वहां पे शेयर फोरफीचर के लिए सारे प्रोविजंस दिए गए होंगे और उसके रिगार्डिंग ही शेयर फोरफीचर किए जाएंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी को यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके साथ सारी प्रोसीजर उसके साथ मेंटेन हो और उस हिसाब से ही हो। तो कंपनी सेक्रेटरी को प्रोविजंस वेरीफाई करने होते रिगार्डिंग टू शेयर फोरफीचर। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियाज। तो यहाँ पे कंपनी से हमने पहले शेयर फोरफीचर की प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप देखा था कि कॉल्स इन एरियाज जो है उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो वो लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग स्लिप कि किस लोगों ने कितने शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं की है कॉल मनी की। तो उसकी प्रिपरेशन कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो ये उसकी ड्यूटी है। उसके बाद आता है सेंडिंग रिमाइंडर नोटिस टू डिफॉल्टर मेंबर्स। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मिलती है और उसमें रिजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद रिमाइंडर भेजा जाता है उन शेयर होल्डर को जिन्होंने कॉल मनी की पेमेंट नहीं की है। उसके बाद आता है फाइनल रिमाइंडर। कंपनी सेक्रेटरी पहले एक रिमाइंडर भेजता है, फिर भी इफ पेमेंट ना हो तो उसके बाद आता है फाइनल रिमाइंडर जो वार्निंग की तरह वर्क करता है और उसमें मेंशन किया गया होता है कि इफ उस टाइम पे भी, उस टाइम पीरियड में भी इफ पेमेंट ना हो तो जो शेयर होल्डर होता है उसे अपने शेयर सरेंडर करवाने होंगे कंपनी को। तो ये फाइनल रिमाइंडर कंपनी सेक्रेटरी को भेजना होता है। ये उसकी ड्यूटी है कि कॉल इन एरिया की लिस्ट प्रिपेयर करना। उसके बाद रिमाइंडर्स भेजने होते हैं शेयर होल्डर को जिन्होंने पेमेंट नहीं की होती है। उसके बाद होल्डिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर पासिंग रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पास किसके लिए होगा? शेयर फोरफीट करने के लिए। बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे 2 बार रिमाइंडर भेजा है शेयर होल्डर को, फिर भी पेमेंट नहीं आया है, इसलिए कंपनी एक एक्शन लेगी और शेयर फोरफीट करेगी। बट शेयर फोरफीचर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अरेंज होके वहां पे रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की है और वो रिजोल्यूशन भी पास करवाना होता है। उसके बाद आता है सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर फॉर फोरफीचर। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास कर लेते रिगार्डिंग फॉर फोरफीचर, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के थ्रू शेयर होल्डर को नोटिस देता है फॉर फोरफीचर टू सरेंडर देयर शेयर्स। तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोटिस देना शेयर होल्डर्स को। उसके बाद आता है कैंसिलिंग द नेम ऑफ मेंबर फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है। और इस रजिस्टर में सारे शेयर होल्डर्स के नेम्स होते हैं। बट अब जब ये शेयर होल्डर्स के शेयर फोरफीट कर लिए गए तो अब उनके नेम शेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हटा दिए जाएंगे बिकॉज उनके शेयर कंपनी ने ले लिए हैं। तो अब वो कंपनी के मेंबर नहीं रहे हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर का नाम
मेंबर में से कैंसिल किया जाए। और उसके बाद लास्ट स्टेप है गेटिंग द रिजोल्यूशन ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर। तो अब जब ये शेयर कैंसिल हो गए हैं तो अब वो शेयर कंपनी री इश्यू कर सकती है, बट री इश्यू करने के लिए भी रिजोल्यूशन चाहिए। तो वो रिजोल्यूशन पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की है। कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अरेंज करनी होगी और उस मीटिंग में रिगार्डिंग टू री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के लिए रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। और वो रिजोल्यूशन पास करवाने के बाद ही कंपनी वो शेयर री इश्यू कर सकती है। अब वो शेयर जब री इश्यू हो जाए उसके बाद उन शेयर होल्डर्स के नाम यहाँ पे ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? कंपनी सेक्रेटरी की होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। तो ये ड्यूटीज आप जो शेयर फॉरफीचर की प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग भी देख सकते हो कि हमने शेयर फॉरफीचर की सारी जो प्रोसीजर देखी थी, जहाँ पे कॉल्स इन एरियाज की पहले लिस्ट बनाई जाती थी। तो ड्यूटी भी सेम है कि वहाँ पे कॉल्स इन एरियाज की लिस्ट प्रिपेयर करने की ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी की है। तो हम उस प्रोसीजर के साथ साथ ड्यूटीज भी देख सकते हैं और ड्यूटीज भी सेम होगी बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। तो ये हमारी हुई ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी।